अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ जो हमारे क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है बिफोर आई स्टार्ट विद द लेक्चर फ़िज़िकल स्टूडेंट्स के लिए, वो ये चीज़ है कि आपकी जो अटेंडेंस है वो बड़ी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। क्योंकि मैं जिस तरह से पढ़ा रहा होता हूँ उसमें एक जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आता है वो ये है कि मैं आज जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो ऐसा नहीं होगा कि आज मैं एक बिल्कुल कोई नई चीज़ पढ़ा रहा हूँगा, कि मतलब जी आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका पीछे से कोई कनेक्शन नहीं है, ना भी बनता हो तो मैं किसी ना किसी तरह वो कनेक्शन बना के, अगर आप नोट करें पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जो कुछ हम पढ़ रहे हैं मैं कहीं ना कहीं चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो जब मैं पिछली चीज़ के बारे में बात करूँगा ना तो प्रॉब्लम ये आएगा कि आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकेंगे, आप उसको फॉलो नहीं कर सकेंगे कि वो चीज़ किस तरीके से आपने बेसिकली मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम एक आता है। तो उस हवाले से जो अटेंडेंस है दैट इज़ सुपर इम्पोर्टेंट। मतलब हम इसको जो है वो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें टेस्ट के लिए कुछ ये जो टेस्ट में 3 स्टूडेंट्स हैं जो मिसिंग हैं। अवैस बैठे हुए हैं, अच्छा उमर, चलें ऑनलाइन में भी अगर अवैस हैं तो उन तक ये लेक्चर इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। बिल्कुल ये मैं इनका मुझे आइडिया है। तो अवैस साहब आपको रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं स्पेसिफ़िकली आपकी वजह से, ये 30 सेकंड के नाम है कि आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है। उमर नदीम फ़िज़िकल के हैं, अहमद हबीब, इसका मतलब है माशाल्लाह से रिस्पॉन्स रेट अभी तक ठीक है, लेकिन ये जो लोग मिस भी कर रहे हैं आई वुड वांट कि ये लाजमन जो हैं वो इस चीज़ को करें। अच्छा, दूसरा जो कल की असाइनमेंट थी उसमें उसमें लेट मी इनकॉर्पोरेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी, लेट ऑल द स्टूडेंट्स बी हेयर, ताकि आप लोगों में से तो कोई ऐसे नहीं है जिन्होंने फ़ाइन देना हो। मैं चले एमनेस्टी स्कीम का ऐलान करता हूँ आपके टाइम आने पे, 200 के बजाय 175 दे दें। 199 भी कह सकता था देखें, लेकिन 175 का है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो इस एमनेस्टी से बेनिफिट करना चाहे, जिसने आप बेनिफिट करना चाहेंगे? सर ये तो देखें असूल तो असूल है, क्या ख्याल है? आगे एंड पे अच्छा आप जो हैं वो उनको दे देना, तलहा को, ठीक है, थैंक यू। लेकिन कोशिश ये करनी है ये पैसे, ये आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स ना हो। और इसका तरीका क्या है? असाइनमेंट कर लेनी है। जिस तरह के आज फिर वही ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो सकता है, अभी नहीं पता, हो सकता है। कोई स्टूडेंट्स जिन्होंने असाइनमेंट की हो, मिस नहीं की? अच्छा, तो आपने ऑफ कोर्स वो दूसरा सब्स्टिट्यूट 200 रुपीज़ ही है ना, ठीक है, ये मिस से कलेक्ट कर लेना। सर की हुई है असाइनमेंट? अब्दुल्ला आपके तो पुराने भी है लेकिन पेंडिंग। हसान नहीं आए थे ना कल? आए थे, की है असाइनमेंट, वेरी गुड। वही प्रोसीजर क्या होगा? सैंपल बेसिस पे करेंगे? नहीं, सैंपल बेसिस पे नहीं, यहाँ पर 100% टेस्टिंग होगी फॉर फेयरनेस। और दो आपने अब कितने रुपए आ जाने चाहिए? 200 प्लस 175। क्या आप भी एमनेस्टी में चलें? क्या याद करेंगे? वैसे थी नहीं एमनेस्टी, कल की उसके लिए थी 175 चलें 25 रुपए छोड़ देते हैं। अच्छा जी, आ जाएं सवाल पे। The company sources many of its raw materials to be used in the chemical manufacturing process, ये तो हो गया था। And goods can be in transit for up to 3 weeks। अच्छा, अब वही बात है, ये तो ACCA का पेपर है ना, CA का पेपर होता तो ये सवाल कहाँ पे ख़त्म होता? The company sources many of its raw materials to be used in the chemical manufacturing process from an international supplier, full stop। मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ साथ साथ। इंटरनेशनल सप्लायर पर उसने रोक देना था सवाल। यहाँ पर अभी क्योंकि
इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ जाना है ना, तो सवाल भी वो चूज़ किया जो ज़रा थोड़ा पिक हो जाए, ये भी इतना आसान नहीं है। एंड गुड्स कैन बी इन ट्रांजिट फॉर अप टू 3 वीक्स। अच्छा, ये तो कभी भी इंपोर्ट आप कर रहे हो, या इनफैक्ट इंपोर्ट के अलावा भी लोकली भी जब भी आप परचेज कर रहे होते हैं तो गुड्स कैन बी इन ट्रांजिट। ये गुड्स कैन बी इन ट्रांजिट का मिस क्या मतलब है? रास्ते में है। मतलब अगर ये कंपनी है स्कारलेट को और ये इसका सप्लायर है, सप्लायर ने गुड्स इसको बेचने हैं, तो अभी गुड्स कहीं यहां है। ये जो गुड्स आर इन ट्रांजिट का मतलब ये होता है, समझ आ गई बात? हाँ, जिस तरह जो लीड टाइम होता है कि आपने ऑर्डर कर दिया, उसके दरमियान में जब तक आपकी रिसीट आई। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। द एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल सप्लायर कंटेन्स अ क्लॉज। ये तो हो सकता कभी भी आई कैप के पेपर में लिखा होता, इतना खुल के बयान ACCA वाले ही करते हैं। द एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल सप्लायर कंटेन्स अ क्लॉज विच स्टेट्स दैट स्कारलेट को इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स एज सून एज दे लीव द सप्लायर्स वेयर हाउस। मतलब जब यहां से गुड्स निकल जाते हैं तो वो किसकी जिम्मेदारी हो गए? ये बात यहां तक समझ में आ रही है? अब ये तो अंग्रेजी बताई ना, इस अंग्रेजी को अगर मैं अकाउंटिंग में ट्रांसलेट करूं, अभी रिस्क की नहीं बात कर रहा, वैसे इसकी अकाउंटिंग, तो जो गुड्स इसके प्रेमिसेस को लीव कर गए वो इसकी इन्वेंट्री बन गए। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गुड्स डेबिट हो जानी चाहिए इन्वेंट्री, और क्रेडिट हो जाना चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स, कैश या पेबल। वो तो देखें परचेजेस हुई ना, डेबिट हुई पहले परचेजेस और क्रेडिट हो गया पेबल्स, और फिर इन्वेंट्री और क्रेडिट हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। यूं कर लें, यही स्कीम फॉलो हो गई। अब बेसिकली एंड पॉइंट क्या होना चाहिए कि आपके पास जब यहां से ये ट्रांसफर हो गए तो आपकी लायबिलिटी भी बन गई और आपकी इन्वेंट्री भी ये हो गई। ये इन्वेंट्री जो है वो अभी इसके पास पड़ी हुई है। मतलब अगर मैं आपको कहूं ये इन्वेंट्री जो कि इन ट्रांजिट है, इसको आप वेरीफाई करके दिखाएं, और वो भी स्कारलेट को के प्रेमिसेस पे, आप नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो इनके प्रेमिसेस पर लैंड नहीं की है। ठीक हो गई ना बात? तो इसका मतलब अब लैंड नहीं की तो क्या कोई चांस है कि जो इन्वेंट्री दिख नहीं रही वो रिकॉर्ड ही ना हो? यहां से डिस्पैच हो गई है, यहां से डिस्पैच, सप्लायर ने आपको बता दिया कि भाई हमने गुड्स भेज दिए हैं, डिस्पैच कर दिए हैं, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दे दिया, लेकिन आपने उस इन्वेंट्री को क्या किया? रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो आपकी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? मिसस्टेट हो जाएगी। अब बताएं डायरेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। तो इन्वेंट्री अंडरस्टेट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवरस्टेट हो जाएंगी। अगर पेएबल भी नहीं रिकॉर्ड किया तो पेएबल भी अंडरस्टेटेड है। नहीं समझ आ रही बात? इन्वेंट्री यहां पर है लेकिन हो किसकी गई है? स्कारलेट को की। इसके प्रेमिसेस पर नहीं दिख रही, तो जब इन्वेंट्री की काउंटिंग, क्लोजिंग इन्वेंट्री की काउंटिंग हो रही होगी तो उसमें तो ये नहीं दिख रही, लेकिन है ये किसकी? स्कारलेट को की। तो स्कारलेट को का कंट्रोल है, तो जब कंट्रोल है तो फिर यहां पर रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। जो रिकॉर्ड होना चाहिए था वो नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो मतलब कुछ इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई। मतलब जो इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख रही है वो अंडरस्टेटेड है, वो अंडरस्टेटेड है, और अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ऑपोजिट इंपैक्ट, पेएबल्स रिकॉर्ड ना हुए हो। नहीं समझ आ रही है बात? क्लियर है? अच्छा, अब इसको लेकिन नुस्खे को नहीं भूलना। स्टेप 1, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर फ्रॉम सिनेरियो सच एज क्लाइंट ऑपरेटिंग इन अ हाई टेक इंडस्ट्री। अब स्टेप 1 मैं क्या कह दूंगा कि इन्वेंट्री इन ट्रांजिट फॉर 3 वीक्स।
Step 2, there is a risk that सच इन्वेंट्री से मुराद है वो इन्वेंट्री जो इन ट्रांजिट है, मे बी अनरिकॉर्डेड लीडिंग टू, अब ये अनरिकॉर्डेड होगी तो इसका नतीजा क्या हुआ, लीडिंग टू अंडर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज एंड पेबल्स and overstatement of cost of sales. ये स्टेप 2 में मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रोम आइडेंटिफाई कर लिया, एसर्शन लेवल, हाँ एसर्शन लेवल रोम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रोम नहीं, एसर्शन लेवल रोम। क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूं, इधर मसला होगा, इधर मसला होगा, इधर मसला होगा। अच्छा, और ये अगर मैं वैसे बिल्कुल असर्शन की तरफ जाऊँ ना, ये वो कट ऑफ वाला मसला आ रहा है, ये वो कट ऑफ वाला, कट ऑफ सर करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होना, ये इन्वेंट्री यहाँ से निकल पड़ी है, तो आपने वो सुना हुआ ना गाना, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, तो यहां से लेकर यहां तक कभी तो पहुंच जाएगी, उम्मीद है, उम्मीद अब पुराना है वैसे, नहीं आतिफ असलम ने उसको रीडू भी किया था, ये यहां तक अगर पहुंचेगा तो कभी तो पहुंच ही जाएगी ना, कभी तो इन्वेंट्री इधर पहुंचेगी, तो जब पहुंचेगी तब रिकॉर्ड होगी। अब अगर वो जब हुआ आफ्टर द ईयर एंड, तो इन्वेंट्री गलत पीरियड में रिकॉर्ड हो गई ना, नहीं समझ आ रही, गलत पीरियड में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये बेसिकली आपने डायरेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट भी बताई और FSLIs भी बता दिए, तो यहाँ से आपका बेसिकली आंसर कंप्लीट हो जाता है। नहीं समझ आ रही अगर तो मुझे बताएं, एल्स हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। सर अगर इस चलें नोट करते जाएं, फिर जब टाइम आता है ना तो उस टाइम कर लेंगे, ठीक है? मतलब आप अब से ना 5 मिनट बाद क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? अगर क्वेश्चन होगा दिमाग में तो अभी चीज समझ नहीं आएगी, क्वेश्चन याद करते हैं। अच्छा, आज मैं एक वैसे आइडिया फ्लोट कर रहा था कि अगर हम लोग उसको पॉज ले लें, क्वेश्चंस के ऊपर ना टाइम लाइन्स डिफाइन कर दें, दिस इज़ बेस्ड ऑन फीडबैक, कि आफ्टर 20 मिनट्स ना हम क्वेश्चन लें, फिर उसके बाद 40th मिनट पे क्वेश्चंस लें और उसके बाद 60th मिनट पर लें। उसमें ये है, अगर कोई उसमें ये है कि आप अपने क्वेश्चंस नोट कर लें, जो भी इशू है, तो फिर मैं उसको आंसर कर दूंगा, अपने पास नोट करते जाएं। यू हैव कैरिड आउट अ प्रिलिमिनरी एनालिटिकल रिव्यू which indicates that the receivables collection period has increased from 38 days to 52 days. The credit controller has confirmed receivables collection period. मुझे receivables collection period आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है? क्या फॉर्मूला होता है? Trade receivables divided by क्रेडिट सेल्स इनटू, और अगर क्रेडिट सेल्स ना दी हो तो पूरी सेल्स से डिवाइड कर लें। ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। तो ये जो नंबर कैलकुलेट होता है सर, ये जो कह रही हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड का दूसरा नाम ट्रेड पेबल, ट्रेड डेटर डेज भी होता है, ट्रेड रिसीवेबल डेज भी इसको कह देते हैं, इन्होंने कलेक्शन पीरियड कह दिया। इसका मतलब क्या है 38 डेज का? जब सवाल में ये बताया कि आप पेपर में सपोज सोचें 13 मार्च 2023 सुबह 9 बजे का टाइम, क्वेश्चन पेपर आपके पास आ गया और शायद क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ही यही हो, तो ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड देख के आप क्या समझेंगे? इतने दिनों बाद पैसे मिलेंगे सेल से, मतलब 38 डेज के अंदर पैसे रिकवर हो जाएंगे कस्टमर से। पहले कितने दिनों में हो जाते थे? 38 डेज में, अब 52 डेज।
38%। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, चांसेस ऑफ बैड डेट्स आ गए। The credit controller has confirmed that some customers are currently taking longer to pay than in previous years as they are awaiting payment from their customers. तो वो जो भी बात है, लेकिन रिकवरेबिलिटी ऑफ रिसीवेबल्स है उसके हवाले से रिस्क बनता है। तो हम जो स्टेप 1 है, सॉरी, प्रोविजन के भी चांस और उसके बदले रिकॉर्ड हो जैसे अंडरस्टेटेड है। प्रोविजन, हाँ, यस, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि सवाल कितना इम्पोर्टेंट है। अंदाज़ा आपको हो रहा है ना, मतलब मैं एक एक स्टेप इसका आपको करके बता रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज दिस इज़ टू इम्पोर्टेंट। हाँ जी, स्टेप 1 में लिखवाएं, रिसीवेबल्स डेज हैव इंक्रीज्ड substantially, dramatically, have increased a lot, बस अगर हम उससे वो फिगर निकालें वो लिख दें 3852। असल में मैसेज इंसान से कि कोई एक अनयूजुअल मूवमेंट है। सर, अनयूजुअल मूवमेंट, ऑडिट रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। ये जो हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अगर मैं आपसे पूछूं, इस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का एक मोटा सा नाम था, 1 मिनट जिससे पूछूं वो बताएगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स वैसे अभी हमने पढ़े तो नहीं हैं, लेकिन शायद आप लोगों ने कहीं देख लिए हो। नहीं पढ़े हुए? पढ़े हैं। ओहो, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिक, सर क्या कह रहे हैं? 1 मिनट, कंपेयर करते हैं ट्रांजैक्शन को ऑब्जेक्टिव ट्रांजैक्शन से। इधर हम इसको मैं क्यों एनालिटिकल प्रोसीजर कह रहा हूँ? क्योंकि हम दे देखें इजी हो गया। प्रीवियस जो था इसका रिकॉर्ड से कंपेयर कर रहे हैं इसको। करंट ईयर के, एक्सीलेंट, करंट ईयर के रिसीवेबल डेज को जब पिछले साल के रिसीवेबल डेज से कंपेयर किया तो एक अनयूजुअल चीज नजर आई। पहले रिसीवेबल्स 38 डेज में पैसे दे देते थे, अब 52 डेज बाद पैसे दे रहे हैं। क्या रिकवरेबिलिटी के अनयूजुअल मूवमेंट है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया है। और मकसद क्या है इस एनालिटिकल प्रोसीजर का? टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आपको याद है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस करने के लिए यूज होते हैं। आयजा 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोम, कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। 6 चीजें थी जो ऑडिटर अंडरस्टैंड करता था। आखिरी जो पॉइंट था ना वो था इंटरनल कंट्रोल्स। मिस पहला पॉइंट बता दें। मिस, ओह सॉरी, नहीं ऐसे नहीं जा जी, सॉरी, पता नहीं, एक तो मैं भी पूछ गलत से, ये सैंपल गलत हो रहे। अब सैम्पलिंग रिस्क बढ़ गया ना, मतलब ऐसा नहीं है। बाकी जितने लोगों ने क्लास अटेंड की थी उनको फर उंगलियों पे याद है। पूछ भी मैं ऐसे रस्मन पूछ रहा हूँ। मिस, वेरी गुड, वेरी गुड। Nature of the entity, उसके बाद entity selection and application of standards, Accounting policies. और उसके बाद entity strategies and objectives and business risk. Very good. Application of framework for performance management. Excellent. और छठा तो मैंने बता दिया था, इंटरनल कंट्रोल्स। तो मैंने कहा था कि जिन्होंने क्लास अटेंड किया उनको माशाल्लाह से याद है। वेरी वेल डन। रिसीवेबल डेज हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली। ये समझ में, किसी को अगर ये नहीं समझ आया हो कि ये एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों है तो वो पूछ ले।
आपको पता है ना, समटाइम्स एक्सेप्शंस क्रिएट करनी होती हैं। अच्छा जी, रिस्क ज़रा लिखवाएं। Assertion level पे सॉरी, इन्वेंट्री का दिखाने के लिए क्या कैसे आता है? रिसीवेबल डेज। assertion level पे होगा सर। एक तो असर्शन लेवल रोम है, देयर इज अ रिस्क दैट रिसीवेबल्स मे बी overstated and bad debts या provision for doubtful debts या impairment loss on receivable, जो भी नाम लेना चाहें, is understated। ये डायरेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट पे तो किसी को कोई शक नहीं है। सर इंसॉल्वेंसी का भी खतरा हो सकता है ना सर? आई एम सॉरी, इंसॉल्वेंसी का भी खतरा हो सकता है क्योंकि कैश टाइड अप हो गया आपका। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, और नाउ इट्स इज द टाइम फॉर क्वेश्चंस। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी इनवाइट करने लगा था। पहला क्वेश्चन यही है आपका, पहला पॉइंट जो आपने खैर वैसे दिया है इंसॉल्वेंसी का। जो गोइंग कंसर्न के मसले हैं ना, उसमें बहुत मोहतात रहने हैं। कोई क्लियर इंडिकेशंस होंगी जब वो आपको गोइंग कंसर्न के मसलों की तरफ धकेल रहे हैं। वैसे ये जो गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट है ना, ये आगे हमने चैप्टर नंबर 6 में, जो मेरी बुक का चैप्टर 6 है, उसमें हम कवर करेंगे डिटेल में, तो वहाँ पर देखेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, एक एग्ज़ाम टेक्निक, हर रिस्क को गोइंग कंसर्न से लिंक नहीं करना। मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या ऐसे इंडिकेटर्स हैं। और अच्छा, इंटरेस्टिंगली हिस्ट्री थी, स्प्रिंग 2022 अटेम्प्ट तक कभी भी उसने गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन नाम लेके नहीं पूछा। मतलब वो ना ऐसी इंफॉर्मेशन दे देता था, ऐसी कंपनी की मुश्किलात बताता था कि जिसकी वजह से कंपनी का चलना मुश्किल नज़र आ रहा होता था, तो वहाँ से पिक करना होता था। पिछली अटेम्प्ट वाज अ चेंज, उसने गोइंग कंसर्न पहली दफ़ा ICAP की हिस्ट्री में नाम लेके पूछे। लेकिन हम इस पे डिटेल में कहाँ कवर करेंगे? चैप्टर 6 में। जी, क्वेश्चंस अप टिल दिस पॉइंट जितना हमने कवर किया सर। पिछले पैराग्राफ था कि स्कारलेट वाज रिस्पांसिबल फॉर गुड्स, ठीक है, तो उसमें गुड्स के डैमेज होने के लिए वो रिस्पांसिबल बिल्कुल। अच्छा, डैमेज गुड्स के लिए किसकी जिम्मेदारी? बिल्कुल, वो भी रिस्क आप मेंशन कर सकते हैं। ये जो इन्होंने बात की कि ट्रांजिट के दौरान में डैमेज हो सकता है, तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी? सप्लायर की, इसकी। तो उस हिसाब से आपको उसको लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो एक वो जो इन्वेंट्री इन ट्रांजिट थी, वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको शिफ्ट कर दी है, मतलब उसने अगर कोई इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट्स ना बड़ा केयरफुली वर्ड किए जाते हैं, उसमें यह है कि कंडीशन वही हो जिस कंडीशन में आपके प्रेमिसेस से छोड़ा था। साथ ना एडिशनल क्लॉजेज, सेविंग क्लॉजेज डाली जाती हैं। ये रिस्क हो सकता है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा एक दो और रिस्क जो इसमें हो सकते हैं, वो ये भी हो सकता है कि आपका जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है ना, एक दूसरा मुल्क भी इन्वॉल्व है, तो उसकी टैक्स इम्प्लीकेशंस को गलत रिकॉर्ड करने के चांसेस हो सकते हैं कि आपने उस कंट्री की टैक्स इम्प्लीकेशंस को प्रॉपरली अकाउंट फॉर नहीं किया जो आपके ऊपर एप्लीकेबल थी। फॉर एग्जांपल, उस कंट्री का कोई वैट एप्लीकेबल था, कोई और ट्रांजैक्शन टैक्सेस एप्लीकेबल थे, तो वो आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड ना किए हो। तो ये एक एडिशनल जो फॉरेन कंट्री के दूसरे कंट्री के, क्योंकि जब आप एक बॉर्डर्स क्रॉस हो जाते हैं तो आपके ऊपर उस कंट्री के टैक्स लॉज भी एप्लीकेबल होना शुरू हो गए ना, तो उसकी इम्प्लीकेशंस, आप उसकी अकाउंटिंग ठीक तरीके से ना कर रहे हो, ये भी एक एडिशनल रिस्क हो सकता है। बट मेनली जो रिस्क जिस तरह मैंने आपको बताया वो हमने डिस्कस कर लिया। तो इन्वेंट्री का इसका मतलब है क्वेश्चन आ रहा है, और इंपोर्ट का वर्ड है, तो इंपोर्ट, कैन वी प्लीज डू दिस लेटर? थैंक यू सो मच। इन्वेंट्री का रिस्क जो है वो आ रहा है अगर हमारे पास और इन्वेंट्री की इंपोर्ट की बात आ रही है, तो इसका मतलब है मैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में पहले तो परचेजेस और पेबल्स की रिकॉर्डिंग की गलती को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। दूसरा, मैं पेबल्स शायद रीट्रांसलेट ना हुए हों जिसकी वजह से FX डिफरेंसेस भी प्रॉपरली रिकॉर्ड ना हुए हों, उसकी भी बात कर सकता हूँ। उसके अलावा तीसरी बात जो इन्होंने की है कि इन्वेंट्री का अगर डैमेज है
उसकी बात कर सकता हूँ। चौथी बात जो मैंने की थी इन्वेंट्री इन ट्रांजिट के वो कहीं रिकॉर्ड ना हुई हो। और पांचवी बात जो अभी बताई है कि फॉरेन कंट्री की जो टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग में मिस्टेक्स हुई हों। तो हमने तकरीबन को 5 रिस्क इधर। इंपोर्ट का वर्ड जब आप देखेंगे, ये अभी आप लोग नोट भी करते जाएं। एक मेगा प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला आप लोग ही वो पहला खुशनसीब बैच है उसमें होंगे। ये एक चीट शीट क्रिएट कर दी जाएगी, ठीक है, पेपर में नहीं लेके जानी, लेकिन वैसे वो एक चीट शीट होगी कि आपको ये सारे जो अभी मैंने 5 बातें बताई ना वो एक जगह लिखी हुई मिल जाएंगी कि पेपर आखिरी दिन के नुस्खे में एडिशन हो रही है कि आप इंपोर्ट का वर्ड देखें तो आपके दिमाग में कौन कौन से रिस्क्स आने चाहिए। क्योंकि देखें पेपर की तैयारी ऐसे ही होती है, ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में पेपर पास करने के हिसाब से इससे बेहतर तरीका भी नहीं है। समझ नहीं है ना, मतलब उस तरह से तैयारी करनी है जैसे आपका पेपर आना है। सर, जो भी आपने मिस बताया तो हम कितने के पेपर में आप इससे रिलेटेड एक तो क्वेश्चन के मार्क्स पे, इस केस में तो मेरा ख्याल में आप 2 भी रिस्क्स लिख देंगी ना। अच्छा, कौन से रिस्क्स चूज करने हैं? 5 मैंने बताए हैं जो सिनेरियो से पहली तो बात है सबसे क्लोजली लिंक्ड हैं, जैसे परचेजेस वाला, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट वाला और जो फॉरेन करेंसी की रिट्रांसलेशन है। ये 2 रिस्क्स मस्ट लिखनी है, बाकी एडिशनल है, ठीक है। जो क्योंकि उसने जो चीज़ उसने सिनेरियो में ख़ास करके बताई हुई होती है ना कि पूरे ऑडिट के लिए रूल याद रखें, उसके ऊपर तो लाजमन बात करनी है। जो बाकी चीज़ें ना वो सेकेंडरी हैं कि जी उसने सब, क्योंकि आई कैप के क्वेश्चंस ना इतने लेंथी नहीं होते। वो ये अभी पिछली अटैम्प्ट में भी 3 के 4 लाइनों का सिनेरियो था, पिछली से पिछली अटैम्प्ट में 13 मार्क्स का सवाल कोड ऑफ एथिक्स, 3 लाइनों का मेरे ख्याल में सवाल था। अच्छा, वो था देखने में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, दिखावे के लिए, असल में सारा छापा ही लगाना था। तो आपको पिक बेसिकली करना चाहिए। सर और क्वेश्चंस? सर एक पिछला सवाल भी है, वो पूछूं? प्लीज प्लीज प्लीज। क्वेश्चन जो है ना वो क्यूमुलेटिव इन नेचर हैं, लेक्चर 1 से लेकर आज तक के। जो इन्वेंट्री का जो इसमें पिछले पैराग्राफ, जी जी, इसमें हमने कहा था वो जो कट ऑफ वाला पॉइंट आया था, तो इन्वेंट्री को हम क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन का लाइन। इन्वेंट्री में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो दोनों जगहों पर आ रहे हैं, तो जो कट ऑफ वाला ट्रांजैक्शन जो होती है, और कट ऑफ के लिए तो ख़ास तौर पे मैंने कहा था ना कि वो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंस एक्चुअली दोनों को इम्पैक्ट कर रही होती है। आ रही वो फॉर्मली क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर है, इम्पैक्ट वो दोनों को समटाइम्स कर रही होती है। जैसे डेबिट इन्वेंट्री, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इन्वेंट्री को, और इन्वेंट्री भी एक्चुअली दोनों जगहों पर आ रहा है, P&L में भी आ रही है और जो आपके क्या कहते हैं बैलेंस शीट है उधर भी आ रही है, ठीक है। और दूसरा सवाल के ये जो अभी हमने किया पैराग्राफ 5 1 2 3 4 5 जी, रिसीवेबल्स ओवरस्टेट कैसे होंगे? रिसीवेबल्स ओवरस्टेट कैसे होंगे? लेकिन जो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसमें आपके पास करंट एसेट्स में रिसीवेबल्स नेट ऑफ प्रोविजन रिपोर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब वही वाली कहानी सर, मिस्ड ओवर स्टेटमेंट, क्या मिस स्टेटमेंट है? क्योंकि मिस स्टेटमेंट ही की किस्में है ना, ओवर मिस स्टेटमेंट की बल्कि टू बी प्रिसाइज डायरेक्शन है, ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट, ठीक हो गई बात। तो मतलब मिस स्टेटमेंट ही हुई। और मिस स्टेटमेंट का मुझे जरा फॉर्मूला बताएं। FS माइनस IFRS। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसीवेबल्स हैं, रुपीज इन मिलियन कर लेते हैं, 200 के, ठीक है, नेट ऑफ प्रोविजन, इसमें से प्रोविजन माइनस हुई हुई है, ठीक है। और प्रोविजन कितनी माइनस हुई हुई है? 0। मतलब रिसीवेबल्स 200 के हैं, टी अकाउंट में रिसीवेबल के,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के टी अकाउंट में कोई प्रोविजन नहीं है। रिसीवेबल्स कितने हैं? 200 के 200, ये 200 फ्लो कर गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी क्योंकि रिस्क ऑफ रिकवरेबिलिटी, ताकि ये रिसीवेबल्स इतना टाइम ले रहे हैं, शायद ये रिकवर ही ना हो पाए, शायद ये पैसे मिले ही ना। बात समझ में आ रही है? तो सपोज प्रोविजन रिकॉर्ड की 20 की प्रोविजन रिकॉर्ड करना बनती थी, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोविजन को रिकॉर्ड हुई भी है। अच्छा, आईएफआरएस के मुताबिक ये 200 तो 200 ही बनता था, यहां पर आईएफआरएस के मुताबिक 20 माइनस होना चाहिए था। रिसीवेबल्स कितने पे रिपोर्ट होने चाहिए थे? रिपोर्ट हुए वे कितने पे हैं? 2। अब क्या कोई मिस स्टेटमेंट है? और 20 की मिस स्टेटमेंट है, और आपने कहा कि 20 की ओवर स्टेटमेंट है क्योंकि रिसीवेबल होने चाहिए थे 180 के, लेकिन शो कितने के हो रहे हैं फाइनेंशियल्स में? तो 20 मिलियन से रिसीवेबल्स ज्यादा शो किए हुए हैं। ये ट्रू एंड फेयर व्यू की खिलाफ वर्जी है। क्लियर हुई है बात या नहीं? सही से बताएं, लग नहीं रहा। ओके ओके, अब क्लियर है? और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, यकीनन मिस ने बड़ा वैलिड पॉइंट किया कि वो बेसिकली मिस ने बड़े रिस्पेक्टफुली क्वेश्चन पूछा। वो ये भी कह सकती थी आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं। हो सकता है कंपनी ने जेन्युइनली एक्सटेंड किया हो टाइम, मार्केटिंग टूल के तौर पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मेरा कौन सा दिमाग है? क्वेश्चनिंग माइंड, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और इसीलिए मैं कहता हूं, अल्लाह करे लिखा हो, मे बी, मेरा ख्याल है। अच्छा, जब मैं हो सकता है प्रोसीजर्स करूं ना, तो मैं यही कंक्लूड करूं। अभी तो मैं प्लानिंग फेज में हूं, देख रहा हूं कि कौन कौन से FSLIs ज्यादा रिस्की हैं, कौन कौन से FSLIs कम रिस्क है। मिस FSLI, वेरी गुड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स कौन से ज्यादा रिस्की हैं, कौन से कम रिस्की हैं। अब मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है रिसीवेबल्स इज अ रिस्की एरिया। रिसीवेबल से रिलेटेड जो डाउटफुल डेट्स हैं, दैट इज अ रिस्की एरिया। बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? ये देखें, मैंने अंडरस्टैंड किया ना एंटिटी को, उसकी एनवायरनमेंट को। एक बात बता दूं, ये स्टेप 1 असल में आपकी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो अंडरस्टैंडिंग आपने हासिल की है ना एंटिटी, उसकी एनवायरनमेंट के बारे में, ये वो स्टेप है। ये अंडरस्टैंडिंग आपने हासिल की थी वाया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? ये आपने उसकी एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग हासिल की वाया एनालिटिकल प्रोसीजर। वाया का मतलब क्या होता है? थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? फील फ्री, कोई घबराना नहीं है। अच्छा जी, आगे आ जाएं। ऑन 29th May 2X5, the directors announced that one of its brands was being discontinued due to a fall in demand for the product. This resulted in 4 staff members being made redundant. The payroll department has calculated the levels of termination costs associated with the redundancy and they will be made in the July 2X5 payroll run. ये मैंने क्वेश्चन पढ़ते हुए क्या मिस्टेक की है? हाँ, डेट को, एक्सेलेंट, क्या बात है। ये इस बात पे तालियां बजाएं और याद रखें ये बात। ये मैंने क्या गलती की है, समझ आई है, या सिर्फ तालियां बजाएंगे? सर हमने ऐसे ही किया था। अच्छा, आप लोग कर एडवांस चल रहे हैं, कर चुके हैं ये। ऑन 29th May 2X5, इसको पहले रुक जाना है। जैसे ही डेट आए, जो चेयर जिस पे आप बैठे होंगे ना पेपर में, उसको थोड़ा सा पीछे करें, एक स्टेप बैक। डेट आ गई ना, 29 मई 2X5 पे आपने इसको कंपेयर करना है 1 जुलाई 2X5 से, है ना? नहीं, इसको कंपेयर करना है ईयर एंड से, और ईयर एंड क्या है? 31 मई 2X5। तो ये ईयर एंड के बाद है, पहले है?
पहले है। ये बात किसी को समझ आई है कि 1 जुलाई से क्यों नहीं कंपेयर करना? 1 जुलाई तो आज की तारीख है जब आप ये रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, ईयर एंड से कंपेयर करना है। डायरेक्टर्स ने क्या अनाउंस किए? दैट वन ऑफ इट्स ब्रांड्स वाज बीइंग डिसकंटिन्यूड ड्यू टू फॉल इन डिमांड, और इसकी वजह से रिडंडेंसी होगी और उनको जो कॉस्ट हैं वो पे हो जाएंगी जुलाई के पेरोल रन में। जुलाई के पेरोल रन से मुराद है आफ्टर द ईयर एंड पेमेंट होगी। जी, क्या रिस्क लिखे हैं? ये तो आप लोग लिख के लाए हैं ना। Payment loss. Yes, tariff expenses Payment loss. PPE का, अच्छा, वन ऑफ इट्स ब्रांड्स वाज बीइंग डिसकंटिन्यूड, वेरी गुड, यू कैन टॉक अबाउट PPE इम्पेयरमेंट, ठीक हो गया। आइडियाज जरा आप लोगों के मैं लिखता जाता हूँ। Goodwill की payment. असल में कंसोलिडेटेड नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसलिए मैं गुडविल की इम्पेयरमेंट की नहीं बात करूँगा, ठीक है। और आप लोगों के कोर्स में जो कैफ लेवल का कोर्स है उसमें वो नहीं है। एक तो आपने डिमांड के फॉल की वजह से PPE इम्पेयरमेंट की बात की, ठीक है, और इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का भी मसला। सर रिडेंसी कॉस्ट में ये फ्रॉड का चांस हो सकता है क्योंकि एस्टिमेशन ये भी आपकी, ठीक है, रिकॉर्डिंग में मसला है तो क्या नेक्स्ट डे करना तो क्या बता सकते अब जरा ये असल पॉइंट जो, ये तो 2 पॉइंट्स जो है ना वो ठीक हैं, लेकिन जरा मेन पॉइंट पर आए। वो कह रहे रिडंडेंसी कॉस्ट, हुआ क्या है सीन? 31 मई 2x5 पर नहीं बल्कि 29 में 2x5 पे, ये तो क्या है आपका ईयर एंड। इस डेट पे क्या हुआ? उन्होंने डिसकंटिन्यूएशन की है और उनको पता है कि कौन सा ब्रांड उन्होंने डिसकंटिन्यू किया है, सब कुछ। इस क्वेश्चन को आंसर कर, इस पार्ट को आंसर करने के लिए ना आपके पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पहले नॉलेज होनी चाहिए, जिसको कहते हैं IAS 37। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने IAS 37 नहीं पढ़ा हुआ? ठीक है, IAS 37 को अब आप लोगों ने कवर किस तरह से करना है, मैं आपको एक लिंक ग्रुप में शेयर करूंगा, क्योंकि IAS 37 और IAS 10 जो है ना वो बार बार आते रहेंगे। मैंने इसके इन दोनों स्टैंडर्ड्स के ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड की हुई हैं, ठीक है। मैं आपके साथ वो लिंक्स शेयर करूंगा, आपने उन वीडियोस को कोशिश करना है कि आज में दोनों को कंप्लीट कर लें। 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो है, ऑल्दो कि मुझे पता है आप लोग मसरूफ़ होते हैं, लेकिन निकाल पाएंगे टाइम? मिस हो जाएगा, मतलब कोशिश कीजिएगा, बड़ापन आपका होगा। ये हम पॉइंट जो है ना वो आप लोगों की खातिर, आपने नहीं पढ़ा हुआ और कुछ काफ़ी सारे लोगों के खातिर हम इस पॉइंट को विद होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कल हम इसको करेंगे, तो उम्मीद है कि आप इसको कवर करके आएंगे। वो मैंने बिल्कुल ऑडिटिंग के पर्सपेक्टिव से बनाया है कि आपको पेपर में, क्योंकि कहा था ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जिम्मेदारी भी है। द डायरेक्टर्स ईच रिसीव्ड अ सिग्निफिकेंट बोनस इन द ईयर विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द पेरोल चार्ज फॉर द ईयर इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। पेरोल चार्ज फॉर द ईयर इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से क्या मुराद है? ये वो जो नहीं आप लोग एक लाइन लिखते हैं, सैलरीज, वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स। बेसिकली जो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपके पास आ रहा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। फिर इसके साथ याद है वो जो मैंने आपको शुरू में, पुरानी बात है वैसे, नोट्स दिखाए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जो फेस पे भी अगर आपको याद हो तो यहाँ पर एक नोट नंबर मेंशन्ड होता था, सपोज नोट 12। अब मैं आगे नोट्स में चला जाऊँ, नोट्स में जब गया तो नोट 12 की हेडिंग आ रही है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और उसके अंदर ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का ब्रेक डाउन आ रहा है कि अगर सपोज इधर जो नंबर बताया था 2022 का वो था सपोज 1 मिलियन, और 2021 का सपोज था 0.75 मिलियन, यूं ये 2 नंबर्स बताए होते हैं कि ये टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो नोट्स में ना इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है कि इसमें
सैलरीज, वेजेस, अदर बेनिफिट्स इतने हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इतनी है, इसमें वाटर चार्जेस इतने, इस तरह से बेसिकली क्या आ रहा होता है, एक ब्रेक डाउन आ रहा होता है। ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर एग्जांपल इतनी है, इस तरह की जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की कॉस्ट है, और उनका टोटल क्या होगा 2022 का 1 मिलियन। ये बात समझ में आ रही है? यहां पर जो ये टोटल नंबर रिपोर्ट हुआ है ना, इसके अंदर किसका बोनस भी शामिल है? डायरेक्टर्स का। लोकल लेजिस्लेशन, और अब अच्छा पाकिस्तान की भी लेजिस्लेशन ये रिक्वायर करती है। लोकल लेजिस्लेशन मतलब कानून। लोकल लेजिस्लेशन रिक्वायर्स सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स बोनसेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस बात का क्या मतलब है, सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स बोनसेस? अलग से मतलब नहीं, लेकिन इसके अंदर बोनस शामिल है तो डिस्क्लोज किया हुआ है ना, अलग से सेपरेटली नहीं डिस्क्लोज किया। मतलब आपने लिख के बताना है कि इसके अंदर इतनी अमाउंट, फॉर एग्जांपल इसके अंदर 0.2 मिलियन जो है, इस 1 मिलियन में से 0.2 मिलियन जो है वो क्या है, डायरेक्टर्स का बोनस। ये बात समझ में आ रही है? ये कानून रिक्वायर कर रहे हैं। अब ये जो डायरेक्टर्स का बोनस या इस तरह के नंबर्स होते हैं ना, ये बड़े एक मतलब ऑफ कोर्स इस पे बड़ा फोकस और लाइमलाइट होती है। तो क्या रिस्क हो सकता है कि ये इधर तो इंक्लूड हुआ है लेकिन उसको सेपरेटली डिस्क्लोज ना किया हो, तो लिखेंगे कैसे? देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ बोनस, अंडर स्टेटमेंट ऑफ बोनस, ये लिखेंगे ना, ये दोनों नहीं लिखेंगे। ये तो बात डिस्क्लोजर की है, और जब बात आ जाए डिस्क्लोजर पर तो 2 रिस्क हो सकती हैं। या तो डिस्क्लोजर सिरे से इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया, कोई जिक्र ही नहीं है, इस 0.2 मिलियन का कोई जिक्र ही नहीं, या अगर जिक्र किया भी तो इनएडिक्वेट, मतलब ये जिक्र किया कि इसके क्या कहा कि इसके अंदर डायरेक्टर्स का बोनस भी शामिल है, ये नहीं बताया कितना शामिल है। तो अब ये नहीं कह सकते कि डिस्क्लोजर दिया, नहीं डिस्क्लोजर दिया पर वो नाकाफी है क्योंकि आपने अमाउंट नहीं बताई। इसको कहते हैं इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर में बी ओमिटेड, ओमिट करने का मतलब होता है सिरे से है ही नहीं, और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, इनएडिक्वेट, जो रिक्वायर्ड था उसके मुताबिक नहीं है। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि अगर डिस्क्लोजर ओमिट हो जाए या इनएडिक्वेट हो जाए तो ये मिस स्टेटमेंट नहीं होती, ये मिस स्टेटमेंट होती है, क्योंकि मिस स्टेटमेंट का फॉर्मूला बड़ा आसान है। वो क्या है, एफएस माइनस आईएफआरएस। क्या ये डिस्क्लोजर शौकिया दिए जा रहे हैं? आईएफआरएस या लॉ रिक्वायर कर रहे हैं ना, तो जो डिस्क्लोजर्स आईएफआरएस या लॉ रिक्वायर कर रहे हैं, अगर उसकी खिलाफ वर्जी आपने की तो वो मिस स्टेटमेंट काउंट करेगी। और जो स्पेशली जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स लॉ की तरफ से आ रही होती हैं वो तो बड़ी मटीरियल ट्रीट की जाती हैं। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी सोल्ड अ बैच ऑफ केमिकल्स टू अ कस्टमर। इसका आपको जो सजेस्टेड सोल्यूशन है वो मैं शेयर कर दूंगा इस क्वेश्चन का। डू यू वांट मी टू राइट दिस ऑन द बोर्ड? ये जो पहले अभी हमने रिस्क डिस्कस की है। During the year, the company sold a batch of chemicals to a customer for $120,000. At the beginning of May 2005, the customer returned these chemicals because the chemical mix was not in line with the customer's specifications. At the beginning of May 2005 मतलब year end से पहले रिटर्न हो गया। क्यों रिटर्न किया? क्योंकि केमिकल मिक्स कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं था। अ क्रेडिट नोट इज येट टू बी इशूड टू द कस्टमर एंड द केमिकल्स हैव बीन रिटर्न डाउन टू देयर स्क्रैप वैल्यू विद इन इन्वेंट्री। यहां से ना उसने आपसे एक रिस्क जो आप सोच रहे थे लिखने का वो छीन ली है। अगर ये वाला जुमला ना होता, द केमिकल्स हैव बीन रिटन डाउन टू देयर स्क्रैप वैल्यू विद इन इन्वेंट्री, तो आप क्या रिस्क लिख लेते? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का ये रिस्क लिख लेते ना कि जो सेल की थी वो कितनी वैल्यू की थी? 120,000 की,
अब वो उसकी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं है तो शायद ये सेलेबल ही ना हो, तो इसकी एनआरवी क्या होगी 0। इसने कहा कोई स्क्रैप वैल्यू है तो सपोज इसकी स्क्रैप वैल्यू हमेशा बहुत मिनिमल नॉमिनल सी अमाउंट होती है, सपोज वो 10,000 है तो ये इन्वेंट्री 31 मई 2x5 पे किस अमाउंट पे आनी चाहिए 10,000 पे। लेकिन ये रिस्क मैं नहीं मेंशन करूंगा। ये समझ में आया है सारों को कि ये रिस्क मैं क्यों नहीं मेंशन करूंगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, क्योंकि वो ये क्वेश्चन में बता दिया कि ये कर चुके हैं। कंट्रोल्स हैव ऑलरेडी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड और करेक्टेड दिस मिसस्टेटमेंट। वो जो कंट्रोल्स आपकी कंपनी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ने पहले ये काम कर लिए। अब सवाल मुश्किल हो गया है क्योंकि ये एक इजी रिस्क था। आगे उसने क्या लिखे इससे पहले, अ क्रेडिट नोट इज येट टू बी इशूड टू द कस्टमर। क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है? रिटर्न को एक्नॉलेज करने का बेसिकली एक तरीका है, ठीक है ना, कि हाँ जी ये सेल रिटर्न हो गया। अभी ये सेल रिटर्न एक्नॉलेज नहीं हुआ, मतलब जब आपके पास स्कारलेट को है ना आपकी कंपनी, इसने अपने कस्टमर्स को ये केमिकल बेचे तो कस्टमर ने ना अपना एक पेएबल रिकॉर्ड किया होगा इनिशियली, ठीक है। अब जब उसको पता लगा कि भाई ये तो स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक ही नहीं है तो कस्टमर ने ना इनको एक डेबिट नोट इशू किया। कस्टमर ने इनको एक डेबिट नोट इशू किया कि भाई ये गुड्स में किस चीज के लिए, गुड्स रिटर्न के लिए, गुड्स के रिटर्न के लिए। अब क्या वाकई केमिकल्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं थे? ये सारा कुछ चेक करने के बाद स्कारलेट को कस्टमर को क्या इशू करेगा, ये एक्नॉलेज करने के लिए कि हां मैंने ये अमाउंट, अगर इसने पेएबल रिकॉर्ड किया था तो स्कारलेट ने क्या रिकॉर्ड किया हुआ था, रिसीवेबल। तो जब स्कारलेट ने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ था तो रिसीवेबल अब इसने कम करना है ना, तो उसके लिए इसने क्रेडिट नोट इशू करना है टू द कस्टमर। क्या इशू करना है? क्रेडिट नोट इशू करना है टू द कस्टमर। वो क्रेडिट नोट इशू हो चुका है ना अंग्रेजी पे। ये पिछली दफा के पेपर से एक जो कॉन्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली से मैं डर गया हूं, दोबारा पढ़ें। अ क्रेडिट नोट इज येट टू बी इशूड। येट टू बी इशूड का मतलब क्या होता है? अभी इशू करना बाकी है, अभी इशू। क्योंकि अंग्रेजी के साथ अगर खेल रहे हैं तो फिर हमें जरा ध्यान करना पड़ेगा ना। क्रेडिट नोट इज येट टू बी इशूड, अभी इशू करना बाकी है। तो शायद इसने अपना रिसीवेबल और अपना जो रेवेन्यू है वो ओवरस्टेट किया हुआ हो, क्योंकि रिसीवेबल और रेवेन्यू अफेक्ट होना चाहिए ना, मतलब रिसीवेबल और रेवेन्यू इफेक्टिवली रिवर्स होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये सेल्स रिटर्न हो गई ना, बेसिकली ये सेल्स रिटर्न हो गई ना, तो सेल्स रिटर्न इफेक्टिवली रेवेन्यू को बढ़ाती है, कम करती है, कम करती है। तो वो शायद इसने, क्योंकि अभी क्रेडिट नोट नॉट येट इशूड, तो ये शायद अभी उसने कम किया ही ना हो, तो रेवेन्यू भी ओवरस्टेटेड होगा, रिसीवेबल ओवरस्टेटेड होगा, अंडरस्टेटेड, ओवरस्टेटेड होगा। ये बात किसी को ना समझ आई हो, ये समझ लें। डेबिट जब रिकॉर्ड किया था, कैसे रिकॉर्ड किया था? डेबिट क्या था? रिसीवेबल, क्रेडिट क्या था? रेवेन्यू। सपोज 120 पे था ना, बल्कि बताया हुआ है, सपोज क्या, ये तो क्वेश्चन में बताया हुआ है, इतने पे रिटर्न हो गया। तो रिटर्न करने के लिए मुझे ये रिसीवेबल भी ख़त्म करना चाहिए और ये रेवेन्यू भी ख़त्म करना चाहिए। मतलब ये आना चाहिए इतने पे, 0 पे आना चाहिए। ये आप मतलब कहना चाह रहे हैं शायद कि IFRS की ज़बान है, IFRS के मुताबिक ये 0 होने चाहिए। किसी को क्लियर? FS में कहीं ये इतने पे ही ना आ रहे हों,
तो फिर मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन FS माइनस IFRS, रिसीवेबल 1,20,000, IFRS के मुताबिक तो होना ही नहीं चाहिए, तो रिसीवेबल 1,20,000 से ओवर स्टेटेड है ना। रेवेन्यू 0 होना चाहिए, कितना आ रहा है 1,20,000, तो रेवेन्यू ओवर स्टेटेड ना हुआ? नहीं समझ आ रही? सही से बताएं, जान तो नहीं छुड़ा रहे? क्लियर है। एक रिस्क जो उसने, जिसका अफसोस रहेगा वो उसने इन्वेंट्री का, लेकिन ये अफसोस करने की बात नहीं है, यहाँ से सबक सीखने वाली बात है। इधर बता दी है, क्या पता आप लोगों की किस्मत अच्छी हो तो नहीं, ये गुनाह की बात है। आप लोगों की माशाल्लाह किस्मत बहुत अच्छी है, आप लोगों के पेपर में वो दे दे वो ये वाला बात, तो इसका मतलब है कि रिटर्न वाले सिनेरियो में सिर्फ रेवेन्यू रिसीवेबल में नहीं खो जाना, ये भी याद रखना है कि इन्वेंट्री की भी रिकॉर्डिंग के इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बताएं, या चले नहीं, ये सवाल कल ताकि सारे लोगों ने IAS 10 और IAS 37 जो है वो रिवाइज किया हुआ। अच्छा बाकी लोग भी, आप लोग जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो भी वो वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए मना नहीं है, जो बाकी जिन्होंने पढ़ा हुआ है। हो सकता है कोई नई चीज़ सीख लें, या हो सकता है अगर मैंने कुछ उसमें गलत पढ़ा दी है तो वो आप लोग बता दें, आपको पता है ना। वो एक गो में थी, वीडियो को गलती से गलती हो गई हो तो अलग बात है, उसमें मैंने इस तरह का काम नहीं किया हुआ। जी सर, क्रेडिट नोट इज येट टू बी इशूड, इसमें कुछ और का फैक्टर है? अच्छा, क्रेडिट नोट इज़ येट टू बी इशूड टू द कस्टमर में ये चीज़ है सर, डिपेंड करता है कि रिटर्न कब हुआ था। अगर बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है तो यस, फिर कंट्रोल्स कंपनी के इफेक्टिव नहीं है, कंट्रोल्स टाइमली बेसिस पर काम नहीं कर रहे। ठीक है सर, यही सवाल था, कुछ और पूछ रहे थे जी। अगर हम इसे पीछे से कनेक्ट करें कि कम असल में मैं आपके एक्सप्रेशन से रेकंसाइल नहीं कर पाता, मैं थोड़ा सा गेज करने की कोशिश करता हूँ एक्सप्रेशन से, तो मैं इस वजह से कंफर्म कर रहा होता हूँ। ठीक है जी। अगर हम इसे पीछे से कनेक्ट करें, कंपनी को लॉन्च चाहिए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करें, तो हम उसमें ये रिस्क कर सकते हैं कंपनी विंडो ड्रेसिंग के लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, क्योंकि पहले भी रिसीवेबल्स और इशू आया तो पेबल्स का क्या है। देखिए वो रिस्क आपने ना वहाँ पर ओवरऑल वैसे डिस्कस कर लिए, अगर इसको को कनेक्ट करना होगा तो आपको वापस उसी रिस्क में ना थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर आना होगा। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मतलब दिस इज़ अमेजिंग। ये इनका सवाल मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दूं, वो ये कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा बिल्कुल ही आप तो इशू स्पेसिफिक हो गए हैं, आपने तो इस इशू से बाहर ही नहीं निकल रहे, इस इशू के बाहर ज़रा बिगर पिक्चर में भी तो देखें चीज़ों को। और बिगर पिक्चर में उन्होंने हमें याद दिलाया है कि ये कंपनी तो फाइनेंसिंग के लिए जा रही है, लोन कर्जा लेने बैंक से उसने फाइनेंशियल्स देने हैं, तो ये जो सारे एसेट्स और जो जितनी भी हमें एडजस्टमेंट ज़्यादातर नज़र आ रही हैं वो प्रॉफिट्स को बूस्ट कर रही हैं, एसेट्स को बूस्ट कर रही हैं कंपनी के, तो क्या ये उससे नहीं लिंक करना? किसी को अगर ये सवाल ना समझ आया हो, नहीं समझ आया, अच्छा दोनों सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करना है, अगर समझ आ जाए तो भी अच्छा। अब इसका जवाब, आपने ये रिस्क एट FS लेवल तो एक जगह पहले ही शुरू में डिस्कस कर लिया था। अब अगर आपके पास एंड में पेपर में टाइम बचता है तो आप एक कमेंट लिख सकते हैं उसी रिस्क में वापस जाके कि ये देखेंगे जो बाकी नीचे भी काफ़ी सारे रिस्क डिस्कस हुए हुए हैं ना, ये इसी चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं कि वो एसेट्स और जो अपनी प्रॉफिट्स हैं उनको ओवरस्टेट कर रहे हैं। तो ये उससे लिंक, और दिस वुड बी अ ब्रिलियंट लिंकेज, मतलब टू बी ऑनेस्ट विद यू शायद एग्ज़ाम में आपसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं की जा रही इस लेवल पे, लेकिन अगर आप कर देते हैं ना इस तरह की लिंकेज तो जो आप लोगों का टारगेट है वो आप अचीव कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। लास्ट पैराग्राफ, द कंपनी यूजुअली पेज इट्स सप्लायर्स बाय द एंड ऑफ ईच मंथ। क्या होता है? कंपनी यूजुअली पेज इट सप्लायर्स बाय द एंड ऑफ ईच मंथ, मंथ के एंड पे पेमेंट होती है।
However, due to the financial accountants illness, पहले भी बताया था, हाँ, उसकी वजह से अब the payment run for May 20x5 was not performed. पेमेंट रन का मतलब क्या होता है? पेमेंट्स करना। सिस्टम में ना, जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर एक पेमेंट रन चलाया जाता है, ये उसकी लैंग्वेज है। आप सिर्फ इसको कितना समझेंगे? पेमेंट्स करना। अंटिल 1 जून 20x5, चले एक दिन का ही गैप आया है। मसला है ईयर एंड के बाद, एक दिन बाद। However, due to the payment run was not performed until 1st June, the finance director has informed you that in order to show consistent results with the prior year, this payment run is shown as an unpresented item on the year-end bank reconciliation. अच्छा, एक चीज़ पहले अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा आई कैप के स्टाइल में ट्विस्ट कर लूँ, ये जो लिखा हो ना, द फाइनेंस डायरेक्टर हैज़ इन्फॉर्म्ड यू दैट इन ऑर्डर टू शो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स विद द प्रायर ईयर, इस वाले पार्ट को ब्रैकेट में बस कर लें, ये पेपर में ना होता आई कैप के। ये जो पहली लाइन है, द कंपनी यूजुअली पेज द सप्लायर्स बाय द एंड ऑफ ईच मंथ, ये भी कभी भी ना वो बताते। उन्होंने सवाल बनाना था ड्यू टू दी, बल्कि नहीं, ये भी नहीं, द पेमेंट रन फॉर May 20x5 was not performed until 1st June and it is shown as an unpresented item on the year end BRS। बस दोनों में बात एक ही है, इन्होंने ज़रा क्लियर करके बता दी है। जी सर, क्लोजिंग सेरेमनी ज़रा एंड, वैसे इन्होंने, अगर मैं एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट करूँ ना, तो एंड इन्होंने गंदा की है, आखिर में ना सवाल को हिला दिया उन्होंने, लेकिन आप लोगों से मुझे उम्मीद है आप लोग पहुंच जाएंगे। इसकी तशरीह करें, हुआ क्या है? पेमेंट हुई है ये तो ईयर एंड था, 1 जून 2x5 को हुई पेमेंट। अच्छा, अब क्या बात की है, 31 मई 2x5 ईयर एंड है ना, इसकी जो BRS बनाई है, BRS बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोगों में से वो तो कोई लोग नहीं है जो एग्जेम्पशन वाले हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप लोगों ने को कि ये बनाने का, मेरे ख्याल में बनवाते तो हैं, फिर भी प्रैक्टिस करवाते हैं। चलें, कोई बात नहीं। नहीं, ये कोई अच्छी बात है अगर आप लोग एग्जेम्पशन वाले हैं, क्योंकि ऐसा कम होता है आई कैप में। वैसे ही BRS ना मेरे ख्याल में इस तरह से बनती है, रेकंसाइल करने का क्या मतलब होता है? मैच करना। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और कैश बुक मतलब जो टी अकाउंट है, उसका बैलेंस ना आपस में मैच नहीं कर रहा होता आमतौर पे, तो इन दोनों नंबर्स को मैच करने के लिए वो पहले इतना कंफ्यूजिंग है यार, ये मैं खुद कांप रहा हूं कि किस तरह समझाऊं। बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस पर कैश बुक, बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस पर कैश बुक, ये बहुत इस वक्त क्लाइमैक्स है। बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट कैश बुक, ये आपस में मैच कोई नहीं कर रहे होते। अच्छा, उसने क्या कहा है? ये पेमेंट
जो हुई तो 1 जून 2x5 पे है, इसको एज एन अनप्रेजेंटेड चेक शो कर दिया इस डेट पर। इधर अनप्रेजेंटेड चेक शो करने का मतलब यही होता है ना, अनप्रेजेंटेड चेक मतलब ये बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा, लेकिन इसको कैश बुक में से, सर यहां पे कैश बुक में से माइनस कर दिया, पेमेंट टू सप्लायर, ठीक है। सपोज इसको कर लेते हैं 100, नहीं समझ आ रही। अनप्रेजेंटेड चेक 100 का, ये किस डेट पे पेमेंट हुई है एक्चुअली? इधर माइनस कर दिए, इसका क्या मतलब है? जब पेमेंट ही नहीं की तो प्रेजेंट कैसे करेंगे? मतलब अफेक्टिवली ये तो इन्होंने कैश बुक के अंदर 1 जून के बजाय 31 मई पे रिकॉर्ड इधर किया होगा, तो इधर अनप्रेजेंटेड आ रहे हैं ना। ये BRS किस डेट की है? 31 मई की। ये बात थोड़ी सी समझ आ रही है? ये एंड पे शो कर दिया कि हमने पेमेंट कर दी, लेकिन की नहीं है अभी तक। हाँ, इन्होंने ईयर एंड पे क्या शो कर दिया कि हमने पेमेंट कर दी है कि नहीं। और अगर इसको क्रेडिट किया होगा, टूट ही ना जाए, इसको क्रेडिट किया होगा तो डेबिट किसको किया होगा? पेबल्स को। जाहिर है एंट्रीज तो आप लोग सीए वालों की एंट्रीज का कौन मुकाबला कर सकता है? आप लोग मतलब सीए वाले जो 100 क्रेडिट 100 डेबिट, नहीं समझ आ रही। ये करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। क्या ओवरस्टेटेड है, क्या अंडरस्टेटेड है? कैश अंडरस्टेटेड है और पेबल्स मतलब दोनों ही, कैश भी अंडरस्टेटेड है, बैंक भी अंडरस्टेटेड है और पेबल्स भी अंडरस्टेटेड है। ये बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? नहीं सर, कैश बुक से निकालेंगे तो कैश अंडरस्टेटेड ना हुआ ना। ये कैश बुक किस तारीख की है? 31 मई 2x5, और उससे ये क्रेडिट किया मतलब निकाल दिया ना। उसने तो सर 1 जून को पेमेंट की है। हाँ, पेमेंट 1 जून को की, कैश बुक में से एक दिन पहले ही माइनस कर दिया। नहीं समझ आ रहा? तो बोलेंगे कि कैश बुक से पेमेंट, उसने खाली कैश हम लोग ने अनप्रेजेंटेड चेक ऐसा शो किया। हाँ, यही तो उसने किया ना। यहां पर उसने सिर्फ इतनी बात की है, आगे तो फिर हमने खुद आइडेंटिफाई किया ना कि अगर कोई चीज इधर अनप्रेजेंटेड चेक आ रहा है, मतलब बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा, तो फिर इसका मतलब है इस बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंस में फर्क आता क्यों है? कि कोई चीज होती है जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं है लेकिन कैश बुक में है, कोई चीज है जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। होगी तबीयत सही? मेरे से दोनों अंडरस्टेटेड हो गए। तो दोनों अंडरस्टेटेड हो गए। ये किसी को समझ आ गया हो अगर तो सही तरह बताएं। वाकई समझ आ गया? बड़ी बात है। वैसे मुझे यकीन नहीं है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो अब बुरा लगता है ना यकीन करना। यहाँ से सर अच्छा 1-2 चीज़ें आ रही है रिकॉर्डिंग, 1-2 चीज़ें बस जल्दी से मैं आपको बता दूँ, बहुत क्योंकि खूबसूरत बातें हैं। ये जो टेम्परेरी अकाउंटेंट लाने का गैर हतमी नतीजा तो आ गया ना, याद है उस टाइम पर इसी रिस्क को सर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रोम कहा था कि भाई टेम्परेरी अकाउंटेंट आए, नया बंदा है, गलतियां करेगा, उसका नतीजा आ गया। वैसे ये सिर्फ उस वजह से नहीं हुआ। मुझे बताएं ये मिस स्टेटमेंट ड्यू टू एरर लग रही है या ड्यू टू फ्रॉड? ये ड्यू टू फ्रॉड है। इसमें टेम्परेरी अकाउंटेंट उस बेचारे की क्या जरूरत, उसने तो शायद बताया भी हो।
तो डायरेक्टर ने कह दिया कि ताकि, अच्छा इतना खुल के लिख रही हैं, the finance director has informed you that in order to show consistent results with the prior year, ताकि prior year और इस दफ़ा के balances आस पास के हों, ताकि prior year और इस दफ़ा के balances आस पास के हों, तो इस वजह से ये काम किया गया है। बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? अच्छा बस एक चीज़ नोट करते जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो कल आपने पूरा करके लाना है असाइनमेंट के तौर पे। होमवर्क आपको पता है कि रोज़ हुआ करेगा, बल्कि नहीं कल नहीं परसों, क्योंकि कल आप लोग जो है आज वो वीडियोस पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे होंगे। जी मिस साथ आ जाएं वो सर